अमेरिका के बीच युद्ध विराम के 60 दिन की मियाद वाला काउंटडाउन जारी है। इसी मियाद में सभी मुद्दों को सुलझाना है, शर्तों पर सहमति बनाना है, लेकिन शर्तों पर सहमति बन पाएगी इसकी संभावना बहुत कम है। अमेरिका और ईरान से सहमति के मुद्दों पर लगातार बयान जारी हो रहे हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि इन बयानों में विरोधाभास टकराव को जन्म दे रहा है और टकराव के खत्म होने की उम्मीद बंद थी। इसके पहले ही इजराइल ने अपनी शर्तों से एक ऐसा व्यूह बना दिया जो अरब में अंतहीन जंग की शुरुआत का संकेत बन गया। जहां एक तरफ यूरेनियम की आग है, दूसरी तरफ हथियारों की होड़ है और तीसरी तरफ युद्ध विराम से विश्व युद्ध की आशंका है। इस्माइल बकाई के मुताबिक तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी भी तरह की बातचीत नहीं की। ईरान ने कोई भी शर्त स्वीकार नहीं की। IAEA के साथ ईरान की वार्ता जारी। न तो ईरान जीरो यूरेनियम संवर्धन पर सहमत है, न ही किसी को हथियारों की जांच की अनुमति देगा। यहां तक कि IAEA के इंस्पेक्टरों को भी नहीं आने देगा। डील अगर शर्तों में उलझी तो 60 की मियाद खत्म होते ही सबसे ज्यादा खतरे में होंगे अरब के वो देश जिनका इस युद्ध में हित मारा जा रहा है। ये देश हैं सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो इनका तेल और गैस का उत्पादन फिर प्रभावित होगा। इनका तेल और गैस का निर्यात फिर रुक जाएगा। इन देशों का समुद्री व्यापार लंबे समय के लिए पूरी तरह से ठप हो जाएगा और सबसे बड़ा असर होगा इन देशों की सुरक्षा फिर से खतरे में पड़ जाएगी। इसमें बताया गया है कि पहले ट्रंप का मकसद ईरान की सरकार को गिराना था, ईरान के मिसाइल जखीरे को नष्ट करना था, लेकिन उनका रुख बदला और अब वो परमाणु पारदर्शिता पर फोकस कर रहे हैं। सीज फायर की डील ने इजराइल का विस्तार कार्यक्रम सीमित कर दिया, लेबनान से वापसी का दबाव बढ़ा दिया, नेतन्याहू को महत्वाकांक्षा की जाल में फंसा दिया। अगर युद्ध का संकट नहीं टला तो सिर्फ अरब देश ही नहीं, इस संकट में दुनिया के वो देश भी फंस जाएंगे जो अरब क्षेत्र से सबसे ज्यादा आयात करते हैं। इनमें यूरोपीय देश प्रमुख रूप से शामिल हैं। इनके अलावा चीन, जापान और दक्षिण कोरिया भी संकट में होंगे। इन देशों के लिए आयात करना सिर्फ मुश्किल नहीं होगा बल्कि तेल खरीदना भी मुश्किल हो जाएगा। वैकल्पिक रास्ता बहुत महंगा साबित होगा। नतीजा ये होगा कि इन बड़े आयातक देशों में महंगाई आसमान छूने लगेगी और अगर ये युद्ध अंतहीन हो गया तो फिर मुमकिन है कि इन देशों को भी युद्ध का रास्ता चुनना पड़ जाए। 45 साल बाद ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों की बेड़ियां तोड़कर ग्लोबल ऑयल मार्केट में लौट रहा है। ये तेहरान की वो कूटनीति है जिसने वॉशिंगटन को झुकने पर मजबूर कर दिया, जिसने ईरान के प्रतिबंधों के इतिहास को बदल दिया। ये ईरान की बड़ी कूटनीतिक जीत है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब तेल की दुनिया का नया नियम तेहरान से तय होगा? क्या ओमान के साथ मिलकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट की चाबी अपने हाथ में लेने वाला है ईरान? अब अरब को पछाड़कर तेल बाजार का बेताज बादशाह बनने जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका की पहले दौर की वार्ता के बाद अमेरिका ने ईरानी तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को 60 दिन के लिए हटा लिया, यानी कि 21 अगस्त तक ईरान अपने तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को बेच सकेगा, जिसका भुगतान डॉलर में किया जा सकता है। इसके लिए अमेरिका ने 60 दिन तक अस्थायी लाइसेंस जारी किया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के मुताबिक स्विट्जरलैंड वार्ता में सकारात्मक बातचीत हुई। अमेरिका की इस छूट के बदले ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के निरीक्षकों को ईरान में आने की अनुमति देने पर सहमत हुआ। समुद्री खुफिया फर्म टैंकर ट्रैकर्स के मुताबिक ईरान ने 15 जून से लगभग 36 मिलियन बैरल कच्चे तेल का निर्यात किया है। ईरानी जल क्षेत्र में लगभग 67 मिलियन बैरल तेल अभी भी मौजूद है, जिससे पता चलता है कि तेहरान के पास पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उतरने के लिए तैयार है। ईरान पर प्रतिबंधों की शुरुआत नवंबर 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर ईरानी छात्रों के कब्जे और अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बनाए जाने के बाद हुई थी। तब राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अमेरिका में ईरान की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था और ईरानी तेल के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद साल 1987 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने ईरान से सभी प्रकार के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, जिसमें अमेरिकी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए खरीदा जाने वाला तेल भी शामिल था, जो ईरान के लिए बड़ा झटका था। ईरान का संघर्ष यहीं खत्म नहीं होने वाला था। साल 1995 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिकी कंपनियों को ईरान के तेल और गैस क्षेत्र में निवेश करने या तेल व्यापार में शामिल होने पर पूरी तरह से बैन कर दिया,
वहीं साल 2012 में ओबामा के कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने ईरान के केंद्रीय बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जो ईरानी तेल की कमाई का एक अहम जरिया था। इसके साथ ही उन विदेशी बैंकों पर भी कार्रवाई की गई जो ईरानी तेल का वित्तीय लेन देन कर रहे थे। ये प्रतिबंध अब तक जारी था। जहां ओमान के साथ हॉर्मुज पर बनाई जाने वाली नई व्यवस्था पर क्लोज डोर चर्चा की जा रही है। इसका मकसद हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रतिबंध से जुड़े नए नियमों पर चर्चा करना है। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट है, जहां से वैश्विक तेल का करीब 5वां हिस्सा गुजरता है। ईरान अब इस समुद्री रास्ते के संचालन के लिए ओमान के साथ मिलकर एक नया फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें जहाजों पर टोल टैक्स लगाने और सुरक्षा जांच को सख्त करने जैसे प्रस्ताव शामिल। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो 23 से 25 जून तक संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन के दौरे पर रहेंगे। ये दौरा अचानक नहीं, बल्कि खाड़ी देशों को भरोसे में लेने की एक बड़ी कोशिश है, ताकि ईरान डील पर खाड़ी देशों को राजी कर सके। रूबियो की यात्रा का बड़ा एजेंडा है हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा का भरोसा देना, क्योंकि यूएई, कुवैत और बहरीन इन तीनों ही देशों में बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकाने। लेबनान को लेकर एक ऐसा कूटनीतिक उलटफेर हुआ है जिसने इजरायल के होश उड़ा दिए हैं। एक तरफ जहां नेतन्याहू अपनी सेना को पीछे न हटाने की जिद पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और कतर ने मिलकर पर्दे के पीछे एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें हिजबुल्लाह अब एक मजबूत वार्ताकार बन गया है। इस नई बिसात में ईरान खुद को विजेता मान रहा है और ट्रंप ने नेतन्याहू पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है, क्योंकि स्विट्जरलैंड वार्ता में अमेरिका को जो कूटनीतिक झटका लगा, उसके बाद वॉशिंगटन अब लेबनान में हर हाल में मुकम्मल शांति चाहता है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजरायली पीएम नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति औन से सीधे बात की, और इस बातचीत का नतीजा ये निकला कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने लेबनान के लिए एक रियल टाइम वॉच सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। लेकिन लेबनानी अखबार अल अखबार के मुताबिक अब कतर इस बातचीत में मुख्य मध्यस्थ बनकर उतरा है। कतर अब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच इनडायरेक्ट यानी परोक्ष बातचीत का जिम्मा संभाल रहा है। यानी जिस हिजबुल्लाह को इजराइल और अमेरिका एक आतंकी संगठन या ईरानी प्रॉक्सी कहते थे, आज वो इस शांति समझौते की एक आधिकारिक पार्टी यानी हिस्सेदार बनने जा रहा है। इजराइल के भीतर इस बात का खौफ है कि ट्रंप का ईरान के साथ आने वाला समझौता लेबनान में तेहरान के हाथ और मजबूत कर देगा। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के टॉप कमांडरों को खोजने के लिए नाइट ऑपरेशंस शुरू कर दिए। जवाब में इजराइल ने भी इलात इलाके में अचानक बड़े मिलिट्री ड्रिल यानी युद्ध अभ्यास का ऐलान कर दिया। अरब के मोर्चे पर अमेरिका और ईरान में डील का मुख्य बिंदु अब यूरेनियम है, लेकिन पूर्वी मोर्चे के एक सिरे से ट्रंप के लिए न्यूक्लियर चेतावनी जारी कर दी गई है। ये चेतावनी दी गई है उत्तर कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन ने। अब इस चेतावनी में क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। केसीएनए के अनुसार प्योंगयांग परमाणु हथियारों पर कोई समझौता नहीं करेगा। वैश्विक हालात से निपटने के लिए देश परमाणु शक्ति बना रहेगा। अमेरिका अपनी शक्ति पर गुमान करना भूल जाए। परमाणु कार्यक्रम किसी सौदेबाजी का हिस्सा नहीं और दुनिया मान ले कि उत्तर कोरिया एक परमाणु शक्ति। किम का आरोप है कि अमेरिका जानबूझकर कोरियाई प्रायद्वीप को युद्ध में धकेलने की कोशिश कर रहा है, दक्षिण कोरिया के जरिए उत्तर कोरिया पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसीलिए उत्तर कोरिया की एक ही रक्षा नीति है, परमाणु ताकत का विस्तार। यह बयान अमेरिका के लिए खुली चुनौती है।